हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के मोस्ट 30 क्वेश्चन जो कई बार प्रीवियस एग्जामों में पूछा हुआ है, उसी को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, तो ऑप्शन कौन है दोस्तों? क्या ऑप्शन नंबर ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, कि ऑप्शन नंबर बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, कि ऑप्शन नंबर सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि इसमें बालक क्या करता है दोस्तों, ये पहली अवस्था जो होती है पियाजे की, इसे संवेदी या पेशी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के द्वारा प्रयोग द्वारा जितना, अर्थात देखने, छूने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः जो सहज क्रियाएं होती हैं, व्यवस्थित अपने आप को प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। और यह दोस्तों इंद्रजनित गामा, इसमें भाषा का अनुकरण, यानी कि भाषा का अनुकरण इसमें बच्चे करने लगते हैं और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है क्या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, क्या प्रौढ़ावस्था के दौरान, क्या व्यक्ति के पूरे जीवन में, क्या किशोरावस्था के दौरान? तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, किशोरावस्था के दौरान दोस्तों। इसमें इस अवस्था में किशोरों में दोस्तों समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना, क्या होता है, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति व्यक्ति और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास भी होता रहता है किसमें, किशोरावस्था के दौरान। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती हैं, इसमें आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन और जटिल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो किशोरावस्था के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता को डैश समाजीकरण सामाजिक संरचना माना जाता है क्या गत्यात्मकता, या स्थिर, या प्राथमिक, या गौड़? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग बी को लॉक कर देंगे, स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्तों, वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। जब वातावरण पूछेगा तो वातावरण जो होता है वो सामाजिक संरचना का ज्ञातात्मक पहलू होता है, और जबकि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता जो होता है वह स्थिर पहलू होता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगर यही दोस्तों दे दिया होता वातावरण सामाजिक संरचना, तो गत्यात्मकता पर हम लोग जाते। तो इस आनुवंशिकता को जो सामाजिक संरचना माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? क्या ऑप्शन नंबर व्यवहारवादी, क्या संरचनावादी, क्या संज्ञानवादी, क्या विकासवादी? तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए जो उद्दीपक का होना आवश्यक है, क्या है दोस्तों, तो व्यक्ति के उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया जो करता है वह व्यवहारवादी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, क्या होगा, व्यवहारवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं करता यानी कि निगेटिव खोजेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकिक तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद करने की बात आ गई। अगर इससे पहले हमारा संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे हैं, तो उस आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको जरूर देखिएगा। जहाँ याद करने की बात की गई हो, जहाँ प्रतियोगिता की बात की गई हो, जहाँ उच्च ग्रेड की बात की गई हो, वो ऑप्शन तुरंत निगेटिव हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे याद करने की बात आ गई। संपूर्ण पेडागोजी में हम जाकर संपूर्ण पेडागोजी मैराथन क्लास में बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक भी वर्ड्स एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप संपूर्ण पेडागोजी देख लेंगे तो 30 में 20 क्वेश्चन आप अगर
पढ़ भी नहीं रहे हैं तो सीडीपी वैसे ही हल कर देंगे, सिर्फ पैडागोजी देखकर। तो देखिए यहाँ पे याद करने की बात आ गई, ऑप्शन गलत हो गया तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम संपूर्ण पैडागोजी में बताए हैं जहाँ याद करने, रटंत प्रणाली, जहाँ कंठस्थ करने की बात जहाँ दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आ गया है कि एकांकी तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो यही गलत का गलत पूछा है दोस्तों, क्योंकि प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं है, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव खोजेंगे। ठीक है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल होते हैं। देखिए सफल, जहाँ सफल बात हो गई, मनोरंजन की बात कही गई, उच्च ग्रेड की बात की गई, वो तुरंत ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। ये संपूर्ण पैडागोजी में दोस्तों ये जितना कीवर्ड है सब हम बताए हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट, एक बार देख लीजिएगा, देखिए सीटेट आप वैसे ही आप पास कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन क्या है दोस्तों देख लेते हैं। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो दोस्तों देखिए जो ये क्वेश्चन है सातवां, एक शिक्षिका अपनी प्रतिभाशाली को क्या करती है, तो इसमें क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, देखिए निगेटिव पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम दोस्तों ये भी पूछे हैं, बताए हैं संपूर्ण पैडागोजी में कि जिन ऑप्शन में आप लोग को पृथक्करण की बात की गई हो, अलग करने की बात की गई हो, वो क्या होगा, वो ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एकदम संपूर्ण पैडागोजी देख लेंगे तो आपका पूरा कंटेंट लगभग तैयार हो जाएगा। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप पैडागोजी एक बार देख लीजिएगा। मैराथन क्लास से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हर क्लास हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आती रहेगी और आप लोग प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, क्या सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, क्या वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, क्या पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ये क्या है? छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही हो, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्म नियम किस ओर संकेत करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो किस ओर संकेत करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, लर्निंग बाय डूइंग। दोस्तों हम ये भी बताए हैं संपूर्ण पैडागोजी में कि स्वयं करके सीखने जहाँ देखिए तुरंत पॉजिटिव वर्ड्स होगा, भर भर के वो पॉजिटिव रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? किस रूप में सीखने को लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखने एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो यहाँ पे नहीं माना जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, व्यवहार का अध्ययन सीखना क्या है, ये सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके। व्यवहार का अनुकरण करके क्या होता है दोस्तों? सीखा जाता है,
व्यवहार का अध्ययन करके नहीं सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ला कर देंगे, क्योंकि नहीं निगेटिव का निगेटिव पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, देखिए रचनावाद पूछा है दोस्तों। क्या सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने बल देता है? देखिए याद करना पुनः स्मरण आ गया, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैडागोजी में बताया है, संपूर्ण पैडागोजी में शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देती है। देखिए शिक्षक की भूमिका होती है, ये भी हम बताए हैं कि शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित, देखिए केंद्रित अनुकरण कभी भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रित बाल केंद्रित होती है। तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देती है, बाल केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी की भूमिका पर। संपूर्ण पैडागोजी में एक एक कीवर्ड हम बताएं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। देखिए हम क्या बताए हैं कि अगर अच्छे अंक की बात करें, उच्च ग्रेड की बात करें, परीक्षा फल की बात करें, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाता है। संपूर्ण पैडागोजी में यह भी बताया है। पाठ से रिलेटेड चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। ये सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी जो पाठ स्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है दोस्तों? मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का? तो अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से है तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणाओं को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिसके उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणाएं प्रकट की जा सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बौद्धिक विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्या विकास क्रम में, क्या विकास की सामान्य क्षमता में, क्या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, क्या विकास की दर में? तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट की आती रहेगी, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कराया है, जाकर एक बार देख लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत है दोस्तों? कौन सा देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ये क्या कहता है? सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास के साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है दोस्तों वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए उसको जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो बिल्कुल सही है, क्या करेंगे? उसके जो जिज्ञासा है, जो लड़के क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसे समझाएंगे खिलौने को कभी तो नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, सब निगेटिव देखिए, नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को सहायता करता है। क्या ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में? क्या ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि
सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई संभव बनाएंगे तभी तो। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी लाख हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी जो स्वयं में विशिष्ट है, इसका आशय यह है दोस्तों कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होता है, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता अलग होती है, किसी की तेज होती है, किसी की धीमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी लाख कर देंगे इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो ये डायरेक्ट देखिए तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लाख कर देंगे, क्योंकि किन्हीं दो वर्गों में जब विभेदीकरण की बात होती है तो उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं दोस्तों, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाख हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस आकलन की ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन? देखिए, सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने पर आकलन होता है, और सीखने का आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, सीखने का आकलन। जो दोस्तों परीक्षा के एंड में, अर्धवार्षिक के अंत में जो आकलन होता है उसे सीखने का आकलन कहते हैं। और किसी क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद आकर लास्ट में जो विद्यार्थियों से चर्चा की जाती है उसे सीखने का आकलन कहते हैं। और पाठ्यचर्या के दौरान मतलब पढ़ाते पढ़ाते वक्त जो आकलन कहता है वो सीखने के लिए आकलन होता है, और जो स्वयं से आकलन कहता है वो सीखने पर आकलन होता है। तो सीखने का आकलन इसमें बेस्ट होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के आधार पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, अनुक्रमिकता, ये सब मानव विकास का सिद्धांत है। और ऑप्शन नंबर बी नहीं है, क्योंकि ये प्रतिवर्ती। दोस्तों लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को प्रतिवर्ती लाख करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रवृत्ति शब्द का एक आशय है जो पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लाख हो जाएगी, क्या होगी? प्रतिवर्ती, ये शब्द का आशय है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा में केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निम्न में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए तो शैक्षिक उपलब्ध जब कराएंगे तभी तो नियमित विद्यालय बच्चे आते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को लॉक करेंगे, नियमित विद्यालय, क्योंकि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रित प्रायोजित योजना का एक उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सके। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, नियमित विद्यालयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? देखिए, सीखने के बारे में सही है दोस्तों। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर एक देखते हैं। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संज्ञानात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों होता है, तो ये गलत हो गया। सीखने मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, सिर्फ मूल रूप से मानसिक है, ये भी देखिए दोस्तों। सिर्फ ऐसे ऐसे आप लोग संपूर्ण पैडागोजी दोस्तों जाकर मैराथन क्लास हमारा देखिएगा, बहुत आप लोग को सहायता मिलेगा। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करते हैं किसी तरह का सीखना। देखिए, ये भी हम बताएं कि त्रुटियां एक बच्चे की क्या है, पॉजिटिव है दोस्तों। जाकर देखिएगा, पूरा का पूरा पैडागोजी समझ में आ जाएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी बचा, तो इसी को लॉक कर देंगे, क्योंकि सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का यही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा कि मूल्यांकन से जिस पहले बच्चों का निदान करेंगे फिर उसके बाद उपचार करेंगे।
तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने या एक प्रभाव तरीका है। क्या यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी क्या कह रहा है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। दोस्तों, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना क्या होता है, सीखने को समृद्ध बनाता है। ये भी हम दोस्तों पढ़ाए हैं संपूर्ण पेडागोजी में कि बच्चे को अपने वास्तविक जीवन से और पूर्व ज्ञान को बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए दैनिक जीवन से। ये भी हम बताएं दोस्तों, आप लोग पेडागोजी देख लेंगे तो आप पूरी की पूरी पेडागोजी सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिख कर रहा है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यही सृजनात्मकता को दर्शाता है, क्योंकि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक तरह से बच्चे इसमें सोचते हैं। जैसे हम कह देंगे कि 5 का योग क्या है, तो 5 का योग लड़के को बताएंगे 4 + 1, 3 + 2, 1 + 4, मतलब कि अनेक प्रकार से क्वेश्चनों को जब बताते हैं तो वही सृजनात्मकता होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये सब क्या है, ये सृजनात्मकता होता है। सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर की ओर जब इंगित करे तो वो क्या होता है दोस्तों, बद मुक्त प्रश्न होते हैं, बद वाले प्रश्न होते हैं। तो मुक्त उत्तर वाले जो एक से अधिक हो उत्तर निकल के आए उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, देखिए यहाँ पे 7 है, ये 27 क्वेश्चन है, टाइपिंग हो गई, गलत हो गया है दोस्तों, कट गया है। तो देखिए, शिक्षा जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। देखिए, याद करने की बात देखिए आ गई, तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो निगेटिव का निगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग ला कर देंगे दोस्तों। याद करना, कंठस्थ करना, मेमोरी जितना हम संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं दोस्तों, एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार उसको जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए, सत्र परीक्षा होता है दोस्तों, प्रश्नोत्तरीय खेल होता है, मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य नहीं होता है। दत्त कार्य क्या होता है दोस्तों, ये निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे। निगेटिव का निगेटिव पूछा है, दत्त कार्य, तो ऑप्शन नंबर सी दत्त कार्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, निदान के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, क्या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में। देखिए, निदान के बाद उपचारात्मक की व्यवस्था की जाती है, निदान के बाद उपचार किया जाता है, तो समुचित उपचारात्मक कार्य, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, तो किसमें देखा जाना चाहिए दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिवृद्धि करनी है तो शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, क्या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। नहीं दोस्तों, जो बहुभाषिकता होता है इसको एक संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि बाधा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोग के लिए दोस्तों इसी तरह कंटेंट तैयार करके लाते रहे। मैराथन क्लास भी लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट की। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैराथन क्लास हम करा दिए हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।